एबी स्टार न्यूज पर आजादी का जश्न नॉन स्टॉप जारी है। सुबह से हम लगातार आपको आजादी के इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए आज जो कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा, उन तमाम शब्दों को विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन किया, उसके बाद जनता का सहयोग मांगा, तो ऐसे में हरिवंश राय बच्चन की कविता की कुछ लाइनें जहन में आना तो बनता ही है। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वाकई में अगले 5 साल किसी अग्निपथ से कम नहीं होने वाले हैं। इस अग्निपथ में देश को कई चुनौतियों से पार पाना है, कई बाधाओं से पार पाना है, कई मुश्किलों का सामना करना इस दौरान पड़ेगा। सामने बॉर्डर पर चुनौतियां हैं। चीन चुनौती पेश कर रहा है, पाकिस्तान सरदर्दी बढ़ा रहा है, बॉर्डर पर दोहरा खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन भारत की विदेश नीति जिस तरह से पिछले कुछ सालों में रही है, ऐसे में कुछ सहयोगी भी भारत के साथ में लगातार अपना कदम से कदम मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। चीन की वैश्विक स्तर पर घेराबंदी हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने खुद आर्थिक संकट मंडरा रहा है। ऐसे में भारत के लिए जो सुनहरा अवसर है वो भारत के लोग ही तैयार कर पाएंगे। ऐसा माहौल भारत के लोग खुद ब खुद बना पाएंगे। डिजिटल इंडिया को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया। डिजिटल इंडिया को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो आगामी युग है, जो अगले 10 साल हैं, वो कहीं ना कहीं तकनीक के युग हैं। इनोवेशन पर जोर दिया गया, अनुसंधान पर जोर दिया गया। चलिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंश सुना देते हैं। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य, प्रेरणा पाने योग्य है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता। पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चले, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होगा।
बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कुछ अंशों को आपने सुना। इन अंशों में आपने देखा कि किस तरह से प्रणों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया, हर भारतीय का सहयोग मांगा,
कुछ ऐसा ही सहयोग आजादी के मतवालों ने भी उस दौरान मांगा था जब देश को आजादी की जरूरत थी, जब देश के लोग परतंत्र की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उन स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की अगर फहरिस्त पर नजर डालेंगे तो कई नाम तो गुमनाम हैं। कुछ नामों का जिक्र हम अक्सर इस तरह के आयोजनों पर करते रहते हैं और जब 15 अगस्त का दिन हो, स्वतंत्रता का दिन हो, तो फिर ऐसे में उन सेनानियों को याद करना बनता भी है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। एक ऐसे ही वीर थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए देश तक छोड़ दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके बाद एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इस नारे ने लोगों के मन में आजादी के लिए जो ललक पैदा की थी, उस ललक को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो भावना, देशहित की भावना, आजादी की भावना जगाने का काम सुभाष चंद्र बोस ने देश की जनता में किया था। चुनौतियां जैसी आज देश के सामने हैं, आजाद भारत का सपना संजोने वाले वीर सेनानियों के सामने भी कई चुनौतियां थी। पैसे नहीं थे, हथियार नहीं थे, आजादी दिलाएं तो दिलाएं कैसे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो भारत की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए। सबसे पहले आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं। एक पैकेज के जरिए नजर डालिए किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये वही गाना है जिसे गुनगुनाते हुए जापानी सैनिकों के साथ आजाद हिंद फौज रंगून, जो कि आज यांगून देश है, से होती हुई थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ी थी। और 18 मार्च सन 1944 को कोहिमा और इंफाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंची और आजाद हिंद फौज की सहायता से सुभाष चंद्र बोस ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आजादी का झंडा लहराया। लेकिन जर्मनी और जापान की द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई। सन 1942 में जापान की राजधानी टोक्यो में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। उधर सुभाष चंद्र बोस के अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी जटिल थी कि उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए देश छोड़ने का फैसला किया था और वे जर्मनी चले गए और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारे के जरिए देशवासियों से देश के लिए कुछ कर गुजरने का आह्वान किया था और वो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस एक नारे पर पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हो गया था। ये नारा आज भी हम भारतीयों में देशभक्ति का जज्बा भर देता है। भारतीयों में ऐसा विश्वास है कि भारत को आजादी आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदान के बाद मिली है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई सबूत नहीं मिला। आज तक लोगों में विश्वास था कि फैजाबाद के गुमनामी बाबा के रूप में वे जिंदा थे। आजादी के ऐसे दीवानों को, आजादी के ऐसे मतवालों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि जो योगदान उन्होंने दिया है, अगर वो इस तरह से योगदान नहीं देते तो फिर शायद भारत कैद की बेड़ियों से आजाद नहीं हो पाता। आजाद भारत की जब हम बात करते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बार बार जहन में भी आता है, क्योंकि चुनौतियां कई हैं। दरअसल जब भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था तो ऐसे में अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया था। अंग्रेजों ने कई ऐसे नियम लागू किए जिसकी वजह से भारतीयों का दमन करने की कोशिश की गई, भारतीयों की सोच को दबाने की कोशिश की गई। जब कभी भी बड़ा जनसमूह इकट्ठा होता था तो अंग्रेज हुकूमत के कान खड़े हो जाते थे।
अंग्रेजों के मन में डर बैठ जाता था। कुछ ऐसा ही साल 1919 में जलियांवाला बाग में हुआ था। एक शांति सभा का आयोजन किया गया था, लोग बड़ी संख्या में जुटे थे, लेकिन तभी वहां पर अंग्रेज सरकार के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं और फिर गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। जलियांवाला बाग में आज भी उन गोलियों के निशान उन वीर जवानों की शहादत की कहानी को बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये जलियांवाला बाग है जो गवाह है हजारों निहत्थे और मासूम लोगों की हत्या का। गवाह है ये ईंटों की बनी ऊंची ऊंची दीवारें जो बाग के चारों ओर बनी हैं, और गवाह है ये कुआं। हजारों सिख श्रद्धालु जलियांवाला बाग के पास बने हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में खालसा पंथ के गठन को याद करने पहुंचे थे, और पूजा करने के बाद करीब 15 से 20 हजार सिख श्रद्धालु जलियांवाला बाग में शांति सभा के लिए जमा हुए। लेकिन ब्रिटिश शासन 1857 में हुए विद्रोह से डरा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों को जलियांवाला बाग में लोगों का इस तरह जमा होना संदिग्ध लगा। इसी डर की वजह से अमृतसर में तैनात ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने 50 बंदूकधारी सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे। उनके पास मशीन गन वाले टैंक भी थे, लेकिन बाग के संकरे दरवाजे से इन्हें ले जाने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से उन्हें बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन बंदूकों के साथ अंग्रेजी सैनिक बाग की दीवारों पर चढ़ गए और जलियांवाला बाग का गेट भी बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना जा सके। और फिर जनरल डायर के आदेश पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया गया। चारों ओर से घिरी दीवार के चलते लोगों के पास भागने का कोई चारा नहीं था, जिस वजह से लोग इस बाग से बाहर नहीं भाग सके और फिरंगियों की गोलियों का शिकार बन गए। बहुत लोग तो अपनी जान बचाने के लिए वहां बने कुएं में कूद गए, लेकिन वो अभागे फिर भी अपनी जान नहीं बचा सके। उस वक्त अंग्रेजी शासन ने इस कांड में मरने वालों की संख्या 400 बताई थी, लेकिन गोलियों के शिकार लोगों की संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। इस कांड के निशान आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर बने गोलियों के निशान के रूप में मौजूद हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दरअसल जलियांवाला बाग कांड में जो कुछ भी हुआ था, उसने आग में चिंगारी डालने का काम किया था, आग में घी डालने का काम किया था, जिसने एक नई चिंगारी को जन्म दे दिया था। भगत सिंह जब उन्होंने जलियांवाला बाग के बारे में सुना तो उनका हृदय भर उठा। देश को आजादी कैसे दिलानी है, बचपन से ही उनके मन में यह ख्याल आता था। अंग्रेजी हुकूमत का सामना कैसे करना है, मन में ही उन्होंने बचपन में ही ठान ली थी। और फिर देश के लिए प्यार इतना था कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की और हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को भी चूम लिया था। और जब फांसी के फंदे पर वो झूल रहे थे, उससे पहले जो शब्द उनके मुंह से निकले थे वो थे जय हिंद। रिपोर्ट देखिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। भगत सिंह का मन इस अमानवीय घटना को देखकर पहले से ही विचलित था। फिर जब वे बड़े हुए तो अंग्रेजों के मजदूरों और देशवासियों के प्रति अत्याचार से उनका मन और भी विचलित हो गया। उधर अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए मजदूर विरोधी नीतियों को ब्रिटिश संसद में एक के बाद एक ऐसी नीतियां पारित कर रहे थे जिनसे भारतीयों का दमन हो सके। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी संगठन बनाया और तय हुआ कि ब्रिटेन में बैठे अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। सर्वसम्मति से भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया
और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसी जगह पर बम फेंका जहां कोई मौजूद न था ताकि किसी को चोट ना लगे। पूरा हॉल धुएं से भर गया था। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने से मना कर दिया और वहीं खड़े रहकर बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने की घटना में तो बरी हो गए थे, लेकिन लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन, हमारे लिए और इस देश के लिए बलिदान कर दिया। आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, इसलिए इस आजादी का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखिए। इस आजादी के लिए अपने लहू से देश को सींचने का काम, क्रांतिकारी भावना जगाने का काम भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे, राजगुरु जैसे वीर जवानों ने ही किया है। उसी की बदौलत देश को आजादी मिल पाई है। और जब आजादी देश को मिल गई है तो ऐसे में आजाद भारत के सामने भी चुनौतियां बड़ी हैं। 2047 तक विकसित भारत के सपने की बात तो हो रही है, लेकिन वो सपना ऐसे ही साकार नहीं हो पाएगा। उसमें भी खून नहीं तो कम से कम मेहनत का पसीना तो लगेगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा और दुनिया के तमाम देश भारत के नक्शे कदम पर चले, ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए लगेगी मेहनत, इनोवेशन और परिश्रम। बिना परिश्रम के कुछ भी साकार नहीं हो पाएगा। दरअसल जो चुनौतियां आज हैं, वो चुनौतियां आजादी के लिए संघर्ष कर रहे मतवालों के सामने भी खड़ी थी। पैसा नहीं था, हथियार नहीं थे, अंग्रेजों के पास उस जमाने में बड़ी सेना थी, बंदूकें थी, तो ऐसे में अब अंग्रेजों से लड़ा कैसे जाए, ये चुनौती सबसे बड़ी थी। हथियार कहां से आएंगे? लिहाजा एक रणनीति पर काम किया जाता है, एक योजना बनाई जाती है। उस योजना के तहत लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन में एक ट्रेन लूटने के लिए प्लानिंग होती है। प्लानिंग में लंबा वक्त लगता है और जब अंजाम देने की बारी आती है तो उसके लिए पहले से ही पता था कि काकोरी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों के खजाने से, अंग्रेजी हुकूमत का खजाना जिस ट्रेन में है, उससे भरे हुए बक्से ट्रेन में जा रहे हैं। फिर क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में कुछ युवा मोर्चा संभालते हैं और फिर काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों के खजाने से भरी हुई ट्रेन लूट ली जाती है। रिपोर्ट देखिए। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। आज का दिन पूरे देश के लिए बड़े गौरव का दिन है, लेकिन स्वतंत्रता की इस लड़ाई में 9 अगस्त की तारीख का भी बहुत बड़ा योगदान है। 9 अगस्त 1925 को भारत माता के वीर सपूतों ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटा था और ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज हो गई। साल 1925, तारीख 9 अगस्त। काकोरी स्टेशन से 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन देश का खजाना अंग्रेजों के लिए ले जाया जा रहा था। इस बात की सूचना रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को लग गई। इसको आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों के पास हथियार नहीं थे और हथियार खरीदने के लिए पैसों की भी कमी थी। कहते हैं कि जब बात देश की हो तो सब जायज है। सब ने मिलकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लेने के लिए योजना बनाई। जैसे ही ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन से चली,
तभी रामप्रसाद बिस्मिल की योजना के मुताबिक ट्रेन की चेन खींच दी गई और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने 6 और साथियों की मदद से गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। तभी रामप्रसाद बिस्मिल की योजना के मुताबिक ट्रेन की चेन खींच दी गई और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने 6 और साथियों की मदद से गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया और खजाने को लूट लिया। भले ही काकोरी कांड को 90 से ज्यादा साल हो गए हों, लेकिन आज भी उस वक्त के निशान काकोरी में जिंदा हैं। जैसे ही 15 अगस्त नजदीक आने लगता है, इन क्रांतिकारियों के जज्बे जहन में आ ही जाते हैं। देश को आजाद करवाने के लिए इन सभी क्रांतिकारियों को देश सर झुका के सलाम करता है। एबी स्टार न्यूज डेस्क। भारत को आजादी दिलाने वाले कुछ वीर सपूतों का जिक्र हमने किया, लंबी फेरिस्त अभी भी रह गई। बापू की लाठी ने किस तरह से अपना कमाल दिखाया, किस तरह से जो तमाम रानी लक्ष्मीबाई हैं, दूसरे तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं, लाल बालपाल का जिक्र आता है, स्वराज के लिए आंदोलन चलाया। वो हमें इतिहास के पन्ने अगर हम खंगालेंगे तो उन तमाम घटनाओं का जिक्र मिलता है। लेकिन कई ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जो आजादी के लिए देश पर कुर्बान तो हो गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र नहीं मिलता है। ऐसे तमाम वीर जवानों को, देश पर कुर्बान होने वाले तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को एबी स्टार न्यूज सत सत नमन करता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने आधी आबादी का जिक्र भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी महिलाओं ने पदक जीते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि अगर महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जाएगी तो देश जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। भारतीय नारी की यह पहचान आज की नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में भी भारतीय नारियों का अहम योगदान रहा था। आखिर आधी आबादी क्या सोचती है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस तरह से भारत की वीरांगनाओं ने अपना जौहर दिखाया था, हमारी सहयोगी सपना आपको विस्तार से बताएंगी। सपना, ओवर टू यू। बेटी है तो क्या बेटे से बढ़कर दिखलाएगी, धरा के सुख क्या चीज है आसमां से तारे तोड़ लाएगी। हाँ, मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरा एक सपना है आसमान को छू लेने का, उन ख्वाबों को हकीकत करने का जो हमने कभी सपना देखा था। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर इस आजादी तक पहुंचने के लिए देश की बेटियों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की बेटियों ने देश को आजाद करने के लिए जान की बाजी लगा दी। अगर देश की बेटियां नहीं होती तो शायद ही आज हम आजाद भारत में चैन की सांस ले पाते। बात करते हैं अगर आजादी के अमृत महोत्सव की, तो आज देश की बेटियों के उन संकल्पों को याद करते हैं, देश की बेटियों के उन संकल्पों की बदौलत जिनकी वजह से हमको न सिर्फ आजादी मिली बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आजादी के 75वें पड़ाव पर मैं संकल्प लेती हूँ कि राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए वो सब कुछ करूंगी जिसका संकल्प माँ भारती की वीरांगनाओं ने सदियों पहले ले लिया था। आजादी के 75 साल के इस पड़ाव पर हम आधी दुनिया के लोग भारत की बेटी की हैसियत से एक सपने को साकार करने आगे बढ़ने को तैयार हैं। हमारा संकल्प निर्बाध है, जो राष्ट्र की भावधारा के साथ कुछ ऐसी बहेगी कि दुनिया हमारी ताकत देखेगी। ये संकल्प था रानी लक्ष्मीबाई का, सरोजनी नायडू का, ये संकल्प है मैडम रामा का, ये संकल्प था इंदिरा का। हाँ, ये संकल्प था उन अनगिनत लाखों वीरांगनाओं का जो आजादी की लड़ाई में घर की 4 दीवारी से निकलकर स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कूद पड़ी थी। तब उन सब ने ये भी नहीं सोचा कि उनकी उस दुनिया का क्या होगा जो घर में कैद थी, और वहीं उनके व्यक्तित्व का पूरा सच था। जब माँ भारती परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई कर्राह रही थी, तब हम भारत की बेटियों ने उनको आजाद कराने के लिए घर से निकलने की ठान ली।
हम सब ने तोड़ दी थी वो सब दीवारें जो हमें रोकती थी और रणचंडी बनकर टूट पड़े थे हम उन सब दुश्मनों पर जो हमें जर्जर कर रहे थे, हमें तबाह कर रहे थे। इन्हीं स्मृतियों को संजोए हुए हम भारत की बेटियां भी आगामी 25 सालों का संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। एक परिवार जिसको संस्कार भावी पीढ़ी चाहिए वो भी हम ही गढ़ेंगे और चूल्हे चौके से लेकर आकाश की उड़ान तक हम भारत की बेटियां आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। स्वतंत्रता के लिए अपने बेटे को पीठ पर बांधकर जब रानी लक्ष्मीबाई किले की दीवार से कूदी थी तो उनकी आंखों के सामने जो स्वाभिमान था उस संस्कार को बरकरार रखते हुए हमारा भी संकल्प है कि हम स्वातंत्र्य गौरव को बरकरार रखने के लिए अपनी आन बान शान के लिए प्रेम के साथ खून भी बहाने को तैयार हैं। जिस भारतीय संस्कृति में दया और प्रेम की महत्ता है वो हम भारत की बेटियों के संस्कार के चलते आज भी फलीभूत हो रही है। और हाँ, जरूरत पड़ी तो हमारे हाथों में भी हथियार और वो उन्नत विमान होंगे जो अपनी आवाज से दुश्मनों के दांत भी खट्टे कर देते हैं। शिक्षा से लेकर जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हम भारत की बेटियां अपने उत्साह और शौर्य का दिग्दर्शन राजपथ से लेकर अग्निपथ तक दिखाने को तैयार हैं। अब हम भारत की बेटियां रुकेंगी नहीं, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना हमारा एकमात्र संकल्प और लक्ष्य है। शायद किसी एक मंजिल पर पहुंचने के बाद जब ठहराव के वो पल आते हैं तो सिर्फ ये बात याद आती है और वो ये कि वो पथ ही क्या, पथ ही कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारा संकल्प अटूट है क्योंकि हम सबको खुद पर भरोसा है। एबी स्टार न्यूज डेस्क। आज की नारी सब पे भारी। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी हमने वीरांगनाओं के जो योगदान स्वतंत्रता के लिए उन्होंने दिया था उसके बारे में सहयोगी सपना वर्मा की इस खास रिपोर्ट में देखा किस तरह से वीरांगनाओं ने अपने पराक्रम के बूते पर देश को आजादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन अब देश आजाद हो चुका है। अब देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में देश ने कई दौर देखे। अर्थव्यवस्था पहले बड़ी चुनौती थी, उसमें अब भारत धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट भागती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां कई थी और जब कोविड जैसी महामारी सामने आई, दुनिया के तमाम देश जिनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में डंका बोलता है, जब उनका स्वास्थ्य सिस्टम तक लचर नजर आने लगा था, ऐसे में भारत ने पूरी दुनिया को एक उम्मीद दी, वैक्सीन बनाई और अपने सहयोगी देशों तक भी वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। लेकिन अब जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां आसान नहीं हैं। कहने को तो हम कह देंगे कि 25 साल में जो भारत है वो विकसित देश बनेगा, इस दिशा में काम करना है। लेकिन ऐसे ही भारत विकसित देश नहीं बन जाएगा। साथ ही साथ में कई गुलामी की बेड़ियां अभी भी हैं। हम अक्सर खबरों में देखते हैं कि कैसे आज भी हमारे जो बहु बेटियां हैं वो बलात्कार की शिकार होती हैं। बलात्कारियों से आजादी कब मिलेगी, यह सवाल बड़ा है। हमने देखा है कि कैसे हमारी बहु बेटियां आज भी दहेज के लिए उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। दहेज के दानव उन्हें, उनके परिवार को ऐसे जख्म देते हैं जो कभी इंसान भूल नहीं सकता है। आखिर ऐसे दहेज के दानवों से आजादी कब मिलेगी? उस दकियानूसी सोच से आजादी कब मिलेगी जब आज के भारत में भी तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के सर मुंडवाकर उन्हें गांव में घुमाने जैसी तस्वीरें सामने आती हैं, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, बाल मजदूरी की खबरें सामने आती हैं। तो आखिर इन तमाम अभिशापों से आजादी कब मिलेगी, ये भी अपने आप में सवाल बड़ा है। हमारे सहयोगी जुबैर और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। दिवाकर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जुबैर, आप भी आ जाइए। दिवाकर जी, आजादी की बात हो रही है, आपसे सबसे पहले मैं चुनौतियों के बारे में समझना चाहूंगा। कहने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 2047 तक एक सपना देश को दिखाया है, एक उम्मीद दी है। उस सपने पर भरोसा करना
हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और उस सपने पर भरोसा करने के साथ में कर्तव्य ये भी है कि देश को अगर विकसित करना है तो उस दिशा में खुद भी अपना योगदान दें। चुनौतियां कई आने वाली हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस पर भी सियासत करेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए स्वयं पिछले 3 घंटों से जिस संवाद की कोशिश हम लोगों ने की उसके माध्यम से जो कुछ भी मिला और इतिहास के उन पन्नों को आपने जिस तरह से संचालित किया है उसके माध्यम से सिर्फ हम एक ही बात समझ पाते हैं कि चुनौतियां उसी जगह पर आती हैं, उसी मानव समूह पर आती हैं, उसी समाज के सामने आती हैं जो आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप स्थिर हो जाते हैं तो फिर वहां पर एक स्टॉपेज के बाद फिर आगे बढ़ना नहीं होता है तो चुनौतियां आती नहीं। और वही समाज प्रगतिशील कहा जाता है जो आगे बढ़ता है और आने वाली चुनौतियां से वो निपटता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है। और चुनौतियां उस जगह पर आती हैं जहां पर हम समूह के साथ आगे बढ़ते हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन जब देश की बात होती है तब सब और पूरी की पूरी सोच जो है वो एक साथ एक हो जाती है और वो है जय हिंद। तो उस जय हिंद के भाव में जो जय हो और विश्व गुरु जो एक, इसको कोई नारा मत समझिए, इसके लिए हम चुनौतियां रोज झेल रहे हैं। और अपने आप ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया जो अभी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। उन चुनौतियों से हम निपटेंगे तब जब हम आगे बढ़ने की अपनी प्रक्रिया को लगातार जारी रखेंगे। और सतत आगे बढ़ना, कहते हैं ना, नदी इसीलिए स्वच्छ मानी जाती क्योंकि उसकी धारा प्रवहमान होती है और प्रवाह में उसको कई ऐसे पड़ाव आते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति को होना चाहिए उस नदी के पत्थर के, उसमें जो पड़ाव आते हैं उनको भी चीरते हुए निकलती है। आप तो पहाड़ के हैं, आप तो समझते होंगे कि किस तरीके से नदी की धारा प्रवहमान होती है। हमें नदी की धारा को बनना है और नदी की धारा बनते 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 एक स्थिति सोहन आ जाएगी जब हम समुद्र हो जाते हैं और समुद्र में लहरें उठती हैं और उसके बाद समुद्र प्रशांत होता है। उस प्रशांत स्थिति में इस बात का आभास होता है कि उस समुद्र का कोई ओर और छोर नहीं है। शायद उस सीमा जो हमने कहा ना कि किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। और ये विकास की धारा, ये जो हमारी सोच है जिसमें एक सांस्कृतिक भावधारा भी, उस भावधारा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चुनौतियां आएंगी क्योंकि हम विभिन्नताओं में एकता के एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसी संकल्प को साकार करने के लिए हमने 25 सालों का एक लक्ष्य भी तय कर लिया है। और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उन चुनौतियों से निपटते हुए हमको पार पाना है। और फिर मैं कह रहा हूं कि विश्व गुरु बनने का मतलब यह नहीं है कि हम आधुनिक विकास के जो मानक हैं उसी को तय करें। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस प्राचीन विरासत में नवीनता का समावेश करते हुए, प्राचीनता और आधुनिकता का संगम करते हुए, उस संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया से आगे आते हुए हम जो कुछ भी प्रस्तुत करें वो वैश्विक समाज के लिए एक आईना हो। शायद इस लक्ष्य के प्रति हम समझदार हो चुके हैं और आगे बढ़ेंगे, अब इसमें दो राय नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनौतियां भारत के सामने पहले भी आई हैं और चुनौतियों से पार पाना भारत को अच्छे से आता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत का जिक्र दिवाकर जी ने किया। तो भारत का संदेश हमेशा एक ही रहता है कि हम ऊंचा उड़ेंगे, बहुत ऊंचा उड़ेंगे, आसमान की ऊंचाई को नाप लेंगे, लेकिन हमारे पैर जमीन पर ही रहेंगे। ये भारत की महानता को दर्शाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुबैर भी यहां पर मौजूद हैं। आधुनिकता में हमारी सांस्कृतिक विरासत का समावेश किस तरह से करना है, अपनी परंपराओं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि कहते हैं कि जो देश अपनी परंपराओं को साथ लेकर के चलता है वो देश कभी झुकता नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में कई ऐसी चुनौतियां भी तो हैं। हम लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं विकसित देश बनने का, लेकिन अभी जिन शब्दों का मैंने इससे पहले इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, दहेज, ये तमाम परेशानियां भी तो हैं। कहीं ना कहीं ये उस विकास की रेस में जो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है उसमें रुकावट बन रही है। जी जरूर, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूं। जिस तरीके से आज हम 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और प्रधानमंत्री ने बोला है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। हम आपको बता देते हैं कि 75 साल में ऐसी ही स्थितियां हमारे सामने आई
और भारत ने एकता के साथ हर नागरिक ने भारत का संकल्प लेके और आज सारी चुनौतियों को पार करने के बाद आज हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और हम आजाद हैं। तो मैं यही सोचता हूं कि आने वाले 25 साल बाद जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया है, ये संकल्प दिया है, हर नागरिक को उसका कर्तव्य का निर्वहन करने का संदेश दिया है, इस संदेश के साथ हमारा भारत आगे बढ़ेगा और आने वाले 25 सालों में जितनी भी चुनौतियां आएंगी, हमारा हर देश का हर नागरिक उन चुनौतियों का सामना करेगा और एकता के साथ आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि 25 साल बाद जब हम 100 साल आजादी के महापर्व को मनाएंगे, उस वक्त हम विकसित भारत बन जाएंगे। दिवाकर जी, मैं अब चूंकि सोहन समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगातार हम लोग न्यूज़ रूम लाइव के जरिए अपनी भावनाओं को और संवेदनाओं को और साथ ही साथ अपने संप्रेषण कला के जरिए जो कुछ भी प्रस्तुत करने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे न्यूज़ रूम के साथ सभी लोग हम खड़े हों और एक साथ जय हिंद का स्वस्वर करेंगे। आप उन अंतिम शब्दों को उनको बांधिए और उसके बाद हम सभी एक साथ खड़े होकर के और हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि हम सबको एक फ्रेम में लेकर के एक साथ एवी स्टार न्यूज के माध्यम से जय हिंद का स्वरगान हम करेंगे। तो देश के सामने भले ही चुनौतियां कई हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना भारत को अच्छे से आता है। इन चुनौतियों से भारत पार भी पाएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं हमारे समाज में जिनसे पार पाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूं कि चुनौतियां तो हमारे लिए एक खेल भर हैं और इन चुनौतियों से हम आसानी से पार पा जाएंगे। लेकिन आज बात सिर्फ हम की नहीं होनी चाहिए, बात मैं की भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कदम उठाना है तो उसमें सबसे पहले मैं क्यों ना करूं, ये बात हमारे जहन में आनी चाहिए। बात सफाई की आती है, स्वच्छता अभियान की आती है, तमाम जिक्र जहन में आते हैं, तमाम कुरीतियों की बात जहन में आती है। तो फिर जब भी इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिले तो दूसरे का चेहरा मत देखिए, खुद अपना नाम सामने रखिए कि सबसे पहले मैं इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। एक बार फिर से हमारे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की एबी स्टार न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।